नमस्कार जोहार, मैं हेमंत महतो हिंदियार और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुड़मी इतिहास के जानकार, शोधकर्ता और झारखंडी हितों पर हमेशा लड़ाई लड़ने वाले संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं दीपक कुमार पुनरियार जी। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड की नियोजन नीति को रद्द करने के बाद एक नया नारा चल पड़ा है 60-40 न्याय चलतो। आखिर क्या है 60-40 का फंडा, इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है दादा। जोहार। आप बताइए कि 60-40 का ये नया आंदोलन छात्र लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये क्या है? पूरी तरह से माजरा इसका क्या है, बताइए। देखिए, छात्रों के नज़र में नियोजन पहली प्राथमिकता है। ये लोग साफ साफ देख रहे हैं कि 60-40 का मतलब हुआ 60 झारखंडी और 40 गैर झारखंडी। तो ये जो 40 गैर झारखंडियों को झारखंड सरकार ने खुला द्वार दे दिया है, उसी के खिलाफ वे लड़ रहे हैं। लेकिन बात उतनी ही नहीं है। जब आप बहुत गंभीरता से सोचेंगे और जब आप रोस्टर को देखेंगे तो आपको रोस्टर में दिखाई पड़ेगा कि ये 60-40 का खेला नहीं है, बल्कि ये 50-50 का खेला है। किस तरह 50-50 का खेला है? तो आप देखेंगे कि अधिसूचित 6 जिलों में 10 ईडब्ल्यूएस है और 40 ओपन सीट है। यानी वो 40 और ये 10 50 अधिसूचित क्षेत्र में भी जाएंगे और बाकी 17 जिलों में भी जाएंगे। यानी ईडब्ल्यूएस का और ओपन 40 सीट का सभी जिलों में जाना क्या दर्शाता है? सीधे सीधे यह दर्शाता है कि अधिसूचित क्षेत्र के जिलों में भी बाहरी जनसंख्या और एक खास वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, जिसको अभी लोगों ने पहचाना नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में है कौन। तो आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि 10% ईडब्ल्यूएस को सभी जिलों में देना और 40% ओपन सीट को सभी जिलों में देना, जबकि और केवल ओबीसी को अधिसूचित क्षेत्र में नहीं देना। यहां गौर करने वाली बात है, एसटी कैटेगरी संविधान से आया है, एससी कैटेगरी भी संविधान से आया है, ओबीसी कैटेगरी भी संविधान से आया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी संविधान से आया है। तो आखिर ओबीसी वालों का क्या दोष है कि उसका भी संवैधानिक 27% का है, तो वो अधिसूचित क्षेत्र में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी बात है। जानते हैं क्यों नहीं है? बताइए। ये भीतरी। अच्छा, एक चीज और बताइए। आप जो बोले कि 60% लोकल और 40% बाहरी, हाँ। और फिर आप बोल रहे हैं 60-40 नहीं, 50-50 है। हाँ, ये समझने की बात है। तो किस तरह से 10% ईडब्ल्यूएस को आप अलग कर रहे हैं, 60 में से आप 10% ईडब्ल्यूएस को अलग कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस को आप विशेषाधिकार दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस किस आधार पर अधिसूचित जिलों में जाएगा? ओबीसी क्यों नहीं जाएगा? आप वहां पर क्या कर रहे हैं? एससी और एसटी को मिला के 50 कर दे रहे हैं, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस को भी तो घुसा रहे हैं। उसको घुसाने का औचित्य क्या है? इसलिए मैं इसको 60-40 नहीं कह के 50-50 का खेला कह रहा हूं कि आखिर 10% वालों को, 10% ईडब्ल्यूएस वालों को आप विशेष दर्जा दे रहे हैं, उसको विशिष्टता मिल रही है, उसको प्रिविलेज मिल रहा है, उसको विशेषाधिकार मिल रहा है। तो ईडब्ल्यूएस वाले सभी जिले में जा रहे हैं, जिस तरह 40 वाले सभी जिले में जा रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि आप अधिसूचित क्षेत्र की जनसंख्या, जो वहां की जनांकिकी है, वहां की डेमोग्राफी है, उसको आप बदलना चाह रहे हैं। और आप उसको क्यों बदलना चाह रहे हैं? आप झारखंडियों के झारखंडी हित को कमजोर करना चाह रहे हैं। यानी जिस समय अधिसूचित क्षेत्र में 40% बाहरी लोग घुस जाएंगे और वो नौकरी का ताकत लेकर घुसेंगे, वे आर्थिक ताकत लेकर घुसेंगे,
ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक ताकत लेकर घुसेगा तो पक्का है कि वह झारखंडी हित का नहीं होगा। क्योंकि आपका असली झारखंडी कौन है? आपका असली झारखंडी है एसटी, जिसकी जमीनें सीएनटी एक्ट में है। असली झारखंडी है आपका एससी, जिसकी जमीनें सीएनटी एक्ट में है। और असली झारखंडी है आपका BC1, जिसकी अधिकांश जमीनें, BC1 की अधिकांश जमीनें सीएनटी एक्ट के अंदर है। यानी जो लोग सीएनटी एक्ट के अंदर में है वे लोग एबोरिजिनल कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ के खुटकट्टी कैटेगरी में आते हैं और वही लोग असली झारखंडी है। और उस 48% जनसंख्या को जो असली झारखंडी है, ईडब्ल्यूएस वाले यहां कब आए होंगे? कब आए होंगे अंदाज लगाइए। और वे कौन लोग हैं? सरकार उनका नाम नहीं लेना चाहती है। वो खाली कहती है जो एसटी नहीं है, जो एससी नहीं है, जो BC1 नहीं है, जो BC2 नहीं है। यानी आप कल्पना करें कि ईडब्ल्यूएस में कौन है। तो आखिर वो कौन सी जातियां हैं? अगर मैं कहूंगा तो भी अपराध होगा और आप भी कहेंगे तो भी अपराध होगा। और सरकार इस पोल को खोल नहीं रही है। हम झारखंडियों को सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करना होगा। ईडब्ल्यूएस को पहचानना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस है कौन, क्या वो रियल झारखंडी है और उसकी यहां पर जनसंख्या कितनी है कि उसको 10% दिया जा रहा है। फिक्स है, हर जिले में फिक्स है। जबकि एससी का हर जिले में फिक्स नहीं है, एसटी का हर जिले में फिक्स नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का हर जिले में फिक्स है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार अधिसूचित क्षेत्रों में भी डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहती है। डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या के आंकड़ों में यानी 50% रहेंगे झारखंडी और 50% रहेंगे गैर झारखंडी, या जो लोग निकट के 100-200 साल में झारखंड में घुसे हैं वही लोग रहेंगे। अच्छा, और BC2 में भी ज्यादातर वही लोग हैं। आपको आश्चर्य लगेगा। और BC2 को भी जनसंख्या 8% है, लेकिन उसको 6% मिल रहा है। और BC1 जो 48% जनसंख्या का मालिक है उसको मात्र 8% मिल रहा है। तो आप बताइए इस राज्य में क्या खेला हो रहा है? यानी झारखंडियों को कैसे कमजोर किया जाए। और इस बात को हमारा एसटी समुदाय और एसटी मुख्यमंत्री नहीं समझ रहा है और यहाँ के राजनेता नहीं समझ रहे हैं। तो आखिर उस जो आरक्षण का नीति बना कौन रहा है? ये तो भाई अंदर की बात है, ऑफिशियल बात है। ये तो सरकार बता सकती है कि कौन इस तरह का बना रहा है और फिर सरकार इस बात को मान कैसे जा रही है, मंत्रिमंडल कैसे मान जा रहा है, जबकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी त्रुटि तो मैं देख रहा हूं कि अधिसूचित क्षेत्रों में 40% ओपन सीट वाले जाएंगे, झारखंडी नहीं जाएंगे। 10% ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे अधिसूचित क्षेत्र में। तो अधिसूचित क्षेत्र में 50% बाहरी लोगों का जाना क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि झारखंडियों का राजनीतिक ताकत को कम करना और वहां के जनसंख्या के अनुपात को बदल देना, झारखंडी और गैर झारखंडियों के। तो इस पर हम लोगों से ज्यादा तो एसटी नेताओं को सोचना चाहिए, ट्राइबल नेताओं को सोचना चाहिए। तो वे ट्राइबल नेता लड़ना कहाँ चाहिए वहां नहीं लड़ रहे हैं, और जहां नहीं लड़ना चाहिए वहां लड़ रहे हैं। और ऐसा है कि 4-5 ऐसा जिला लोग कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे और इस पर हम लोगों से अधिक अधिसूचित क्षेत्र के जनजातीय नेताओं को सोचने की जरूरत है। इस पर तो बयान आज तक आ जाना चाहिए था सरकार की ओर से, और ये सरकार जनजातीय मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह का चीज ला रहे हैं। इस पर बहस होना चाहिए। अगर सदन में बहस नहीं होती है तो सदन के बाहर तो लड़कों ने उलगुलान फूंक दिया है। तो दादा, आपके अनुसार आरक्षण नीति का समाधान क्या कैसे होगा और क्या होगा? ये जो 60-40 का झमेला है ये तभी खत्म होगा जब आप झारखंड के 24% जनसंख्या वाले जनजाति कुर्मी के बारे सोचेंगे। क्योंकि ये जो जनजाति है
जो कि आइडेंटिफाइड है एच रिजले के द्वारा, और इंडियन सक्सेशन एक्ट और सीएनटी एक्ट से प्रिविलेज पाने वाला जनजाति है। तो आप इसको नकार तो नहीं सकते हैं। झारखंड में कुर्मी की जो जनसंख्या है जो 24% से अधिक है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और जब तक आप इसको शामिल नहीं करेंगे, किसमें शामिल नहीं करेंगे? जनजाति में, और इसका हक 24 का 28% नहीं देंगे, तब तक आपका असली नियोजन नीति नहीं बनेगा। क्योंकि ये 24% जनता को भी तो आपको नियोजन देना है। जब आप पूर्व के घोषित एसटी समुदाय को 24 का 26 और 26 के बाद 28 देने वाले हैं, तो कुर्मी भी जो 24 से अधिक है वह भी 28 से अधिक का भागीदार है। यानी जो 40% बचा हुआ है उसमें 28% से अधिक भागीदारी कुर्मी जनजाति की है। वह आप जिस दिन दे देंगे, सारी समस्याएं नियोजन नीति और डोमिसाइल की खत्म हो जाएंगी। और जब तक आप कुर्मी को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, झारखंड में कभी भी कोई भी नीति कामयाब नहीं होगी। आपके कहने का मतलब है कि आपको जनजाति की सूची में शामिल करेंगे तो समाधान हो जाएगा? हाँ, क्यों? जो ही कुर्मी जनजाति में शामिल होगा, माने सूचीबद्ध होगा, केवल सूचीबद्ध ही तो करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है? एच रिजले जब मुंडा उरांव संथाल को आइडेंटिफाई किया, उसी समय तो वो हमको भी आइडेंटिफाई किया है। और जिस चिट्ठी में वे लोग इंडियन सक्सेशन से एग्जेम्प्टेड है, उसी में से तो कुर्मी एग्जेम्प्टेड है। तो कुर्मी तो सिर्फ छूटा हुआ है, आपको सूचीबद्ध करना है। आप सूचीबद्ध का, आप एच रिजले का आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट को लगाते हुए अगर केंद्र सरकार को भेजती है झारखंड सरकार, तो क्या आरजीआई लौटा देगी? नहीं लौटाएगी। और आरजीआई भी देगी, केंद्र सरकार भी देगा, और झारखंड सरकार को भी देना होगा। यही झारखंड की सच्चाई है, यही झारखंड की वास्तविकता है कि जब तक झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या धारण करने वाला जनजाति कुर्मी को जनजाति मानते हुए उसका 28% जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ पर ना तो डोमिसाइल सही होगा और ना ही नियोजन नीति सही होगा। उसी दिन सही होगा जिस दिन कुर्मी को उसका हक दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह यहाँ का सबसे बड़ा लैंड सेटलर है, कल्चर सिस्टम को खड़ा करने वाला है, लैंग्वेज सिस्टम को खड़ा करने वाला है। और अगर आप सही कहिएगा तो छोटा नागपुर के पठार को मनुष्य के रहने लायक अगर किसी ने बनाया है, किसी ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, तो वह कुर्मी ही है। और कुर्मी के 40,000 गांव इसका गवाह है। यानी आप लोग का हित होगा तो समाधान हो जाएगा एकदम। जिस दिन कुर्मी का हित होगा छोटा नागपुर के पठार में, उसी दिन छोटा नागपुर में रहने वाले सभी बासिंदों का हित होगा। और झारखंड भी सही मायनों में झारखंडियों के हित में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले के आदिवासियों को जो पहले से घोषित है वो 24 का 26 पा चुके हैं। यहाँ के अनुसूचित जाति हैं जो एससी हैं, उन्हें भी 12 का 12 मिला हुआ है। और ओबीसी को भी 27 का 27 मिला हुआ है। 15 और 12 27 होगा खतियान लागू करने पर। बचा कौन? अकेला कुर्मी। और बचा हुआ कितना है? 40। उस बचे हुए में से कुर्मी को उसके जनजातीयता के आधार पर 28 जिस दिन दे दीजिएगा, 12 रहेगा, 12 में सभी बाहरी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और झारखंड एक ऐसा मिसाल खड़ा करेगा कि यहाँ पर सभी जातियों को, चाहे वह एससी है चाहे एसटी है, उसको उसके जनसंख्या के आधार पर मिल जाएगा। यही मामला है। तो ये थे कुर्मी इतिहास के शोधकर्ता और जानकार दीपक पुनरियार जी। इनसे राज्य में चल रहे 60-40 नए चलतों का नारा और आंदोलन और कुर्मी जनजाति है कैसे, इन सभी विषयों पर बात कर रहे थे। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।